नमस्कार। मैं भावेश पांडे। आज बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर आपके साथ मिलने का मुझे अवसर मिल रहा है। कोई बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं था, लेकिन सही बात यह है कि बस मन बनाने की बात थी कि आपसे मिलना है। आज मिलने का एक अवसर ये भी है कि आज परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि शायद अगर मैं कुछ लोगों से अपने जीवन में प्रभावित हूँ तो वो स्वामी विवेकानंद है। कलकत्ता में जन्म हुआ और एक वकील के घर में जन्म हुआ उनका। नरेंद्र नाम था उनका। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरी दुनिया को एकदम भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व और इन सब चीज़ों से और एक नए तरीके से प्रस्तुतिकरण करके उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर दिया कि इस तरह की भारतीय संस्कृति को एक युवा, एक नौजवान कैसे पूरे विश्व में उस बात को रख रहा है। 1893 का शिकागो का उनका भाषण जब शुरू होता है कि मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, ऐसा कभी उन लोगों ने सुना ही नहीं था कि कोई सभी को कैसे भाई और बहन कह सकता है। वहां की तो परंपरा थी कि हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई, बंधुत्व, बहन, इस तरह की बातें आखिर कर कौन रहा है। ये भगवा वस्त्रों में ये जो व्यक्ति सामने खड़ा है, ये आखिर कहना क्या चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है। पश्चिम के लोगों ने उन्हें मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू वेस्ट कहा। उन्होंने उनको मतलब कि आप ये जानिए कि उस भाषण के बाद 7,000 लोग उसमें थे। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट था वो, उसके सभागार में आज भी वहां की सीढ़ियों पर स्वामी विवेकानंद जी के उस लगभग 500 शब्दों के भाषण उस सीढ़ियों पर अंकित है। ऐसा क्या था जो कि कोई नहीं कर पाया, स्वामी विवेकानंद कर पाए। वो था हमारा बंधुत्व का भाव, हमारी संस्कृति जो बंधुत्व सिखाती है उसका भाव। ये सिर्फ भारत है जो लोगों को जोड़ने की बात करता है। ये सिर्फ भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो वो पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। ये सिर्फ भारत है। ऐसी भारतीय संस्कृति को जब पश्चिम के लोगों के बीच में स्वामी विवेकानंद जी ने रखा, तो सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी का मान नहीं हुआ, पूरे देश का मान हुआ। और आज हमें उसी से यह संदेश लेते हुए काम करना चाहिए कि जब हम अपने क्षेत्र में कहीं पर बाहर जाते हैं या कहीं पर भी हम कुछ बेहतर काम करते हैं, तो सिर्फ हमारा नाम नहीं होता है, हमारे परिवार का नाम होता है, हमारे मोहल्ले का नाम होता है, हमारे शहर, हमारे देश का नाम होता है। आपके एक व्यक्तित्व से सिर्फ आपकी पहचान नहीं बनती है, आपके पूरे समाज की पहचान बनती है कि आप किस समाज के व्यक्ति हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के माध्यम से जो बात कहना चाहते हैं, मेकिंग यूथ रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअली मेकिंग यूथ रिस्पॉन्सिबल, हम कौन होते हैं किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाने वाले। दरअसल रिस्पॉन्सिबल वो है ही। हमें बस इस बात का एहसास दिलाना है कि तुम अपने हर कृत्य के लिए अपने समाज के प्रति उत्तरदायी हो। तुम कुछ भी करते हो तो तुम अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हो।
स्वामी विवेकानंद जी ने मां शारदा से पूछा कि मां, मुझे अमेरिका जाना है, इस तरह का सम्मेलन है जहां पे मुझे प्रस्तुतिकरण का अवसर मिलेगा और मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। मां शारदा उनकी गुरु मां थी। तो मां शारदा ने कहा कि वो तुम जो चाकू रखा है उसको मुझे दोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल दूंगा, लीजिए। और जब उन्होंने लिया तो उन्होंने कहा कि अब तुम जा सकते हो। तो स्वामी जी के मन में आया कि ऐसा क्या था, ये तो छोटी सी एक चाकू की बात थी, वो तो ये लेकर के ये क्या मतलब है? माँ, आपने ऐसे क्यों पूछा? आपने ये चाकू लेकर के ऐसा क्यों बोला कि तुम जाओ, तुम जा सकते हो, तुम तैयार हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कह रही हूं कि तुम तैयार हो, क्यों तुमने मुझे चाकू जब दिया तो चाकू की धार को अपने हाथ में रखा और जो उसका हैंडल था, जो जो चाकू को पकड़ने वाली लकड़ी थी, उसको तुमने मेरी तरफ रखा। तुम्हें डर था कि कहीं वो चाकू मुझे न लग जाए। तुमने सोचा कि अगर लगे तो मुझे लगे। जो हर समय दूसरों का कष्ट खुद सहना चाहता हो, जो दूसरे को आनंद देना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति जहां भी जा रहा होगा वो अच्छा ही सोचकर जा रहा होगा। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने 3 मूल विषयों पर बात की। उन्होंने बताया कि वो अपने आप को असफल मानते थे। क्यों मानते थे? असफल मानते थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे 100 युवाओं की तलाश है। अगर मुझे 100 युवा मिल गए तो मैं पूरे देश का उत्थान कर दूंगा, मैं पूरे देश को एक अलग दिशा दे दूंगा। और वो अपनी असफलता का कारण क्या बताते थे? 3 मूल बातें थी जिनके वजह से वो अपने आप को एक असफल व्यक्ति मानते थे। वो मानते थे कि ये 3 बातें हैं जिनकी वजह से मैं असफल हुआ। वो 3 बातें थी: शिक्षा, देश में शिक्षा की कमी। वो मानते थे कि शिक्षा का जिस तरीके का विस्तार हर व्यक्ति तक होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दूसरा, अपने भूतकाल के बारे में जानकारी। इट मीन्स कि हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं थी। हमें अपने इतिहास के बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। और तीसरी, नारी शिक्षा, नारी का उत्थान। उनका उद्देश्य था कि नारी को समाज में समान अवसर मिले। हम अपनी आधी शक्ति को तो वैसे ही बिना बिना कोई उपयोग में नहीं आ रही है, आधी शक्ति वो घर में रह जा रही है। उस शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने हमेशा कहा कि भगवान की पूजा तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान की पूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है मानव सेवा। मानव सेवा को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म माना। दलितों के उत्थान की बात की उन्होंने, समाज में सार्वभौमिक सद्भाव की बात की उन्होंने, महिलाओं को, बच्चियों को, इनको पढ़ाने की बात की, इनको आगे बढ़ाने की बात की। और उन्होंने जो एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु जो उन्होंने रखा वो रखा कि चरित्र का निर्माण होना चाहिए। हमारी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें मोरल एजुकेशन का भी पार्ट होना चाहिए। हम साइंस, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, ये ढेर सारी चीजें, सारी टेक्निकल नॉलेज, सारी चीजें लेने के बाद भी हम क्या करेंगे अगर हमारा चरित्र निर्माण नहीं होगा, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, मोरल एजुकेशन के बारे में कोई दिशा नहीं होगी, तो फिर देश किस तरफ जाएगा? वो उनकी चिंता जो उस समय थी वही चिंता आज की भी है। आज भी क्या इतनी शिक्षा होने के बाद क्या नारियों को वो स्थान मिल पाया है जो हम सच में चाहते हैं? मेट्रो सिटीज में कुछ जगहों पर अगर छोड़ दें तो क्या सच में 640 जिले हैं? आप जरा आकलन करके बताइए कि क्या नारियों को वो जगह मिल पाई है? इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर
हमें इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम मानव सेवा की तरफ ध्यान देंगे। हमारे आसपास कोई भी गरीब मिलेगा, कोई भी जरूरतमंद मिलेगा, तो उसकी हम जो भी संभव मदद कर सकें वो करें। तभी वो असल में हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मना रहे होंगे। मैं उनके एक भाषण का अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उनका जो विश्व प्रसिद्ध भाषा शिकागो में था, उसका एक अंश मैं आपको बताता हूँ, एक अंश सुनाता हूँ मैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हम अपने दिल में इस्राएल की वो पवित्र यादें सजो रखे हैं जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। सांप्रदायिकता, कट्टरता और उसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है। लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ ये बात करते थे कि आप, मतलब कि वो हर तरह की दिशा में काम करने वाले व्यक्ति थे और वो बहुत ही उनके अंदर युवा हमेशा जागृत रहता था। खाने पीने के शौकीन थे, वो खेलते अच्छा थे, वो संगीत बहुत अच्छा बजाते थे, वो गाते बहुत अच्छा थे, वो पुस्तकें बहुत पढ़ते थे। एक दिन में ऐसा होता था कि एक दिन में एक पुस्तक अपने आप खत्म हो जाती थी उनकी। वो व्यक्ति अगर कुछ और दिन हमारे साथ रहा होता, शायद इस देश का, शायद इस समाज का स्वरूप ही अलग होता। लेकिन फिर भी यह हमारी जिम्मेदारी है कि उनके सपनों को साकार करें, हम चरित्र निर्माण की बात करें, हम देश को सजोने की बात करें, हम सभी को लेकर चलने की बात करें और तभी हम कुछ कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को आप इससे जान सकते हैं कि प्राचीन और आधुनिक, प्राच्य और पाश्चात्य, आदर्श और व्यवहार, राष्ट्रीय और वैश्विक, विज्ञान और आध्यात्म, इस सब का अनूठा मिश्रण उनके व्यक्तित्व में था। और मैं अपनी एक बात से आज अपनी इस बात को अभी समाप्त करूंगा कि बहुत मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करें तो बहुत लंबी बातें कर सकते हैं हम। उनका जीवन प्रसंगों का एक संसार है, प्रसंगों का महासागर है। उनके जुड़े हुए ऐसे प्रसंग हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि उनसे जुड़ी हुई पुस्तकें पढ़ें और इंटरनेट पे उनके बारे में खोजें। और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का अगर कुछ अंश भी हम अपने जीवन में उतार पाएं तो ये बहुत बढ़िया होगा। ये देश के लिए बहुत बढ़िया होगा, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत बढ़िया होगा। मैं अपनी ये एक किसी कवि की 2 पंक्तियां हैं, वो मैं आपके समक्ष रखता हूं और उसके बाद बस उन्हीं 2 पंक्तियों के साथ मैं आज अपनी इस बात को समाप्त करूंगा कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये देश मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल कर विवेकानंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।